नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका शिक्षा से जुड़े हुए इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय उपेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कंडीशन कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो जाए, आपकी शिक्षा का रास्ता रुकने नहीं पाएगा और ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। इसी क्रम में कल हमने कक्षा 7 की विज्ञान की इकाई 2 यानी दूसरी यूनिट रेशों से वस्त्र तक का पहला वीडियो देखा था, जिसमें आपने पढ़ा था रेशों के बारे में, कौन कौन से रेशे होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक रेशे, पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। इसके बाद जानवर रेशों में आपने पढ़ा था ऊन के बारे में, जहां आपने ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में जाना था, ऊन को तैयार करने की विधि और इसमें तैयार करने के सारे चरणों को आपने देखा था, जिसमें 6 चरण थे। इन चरणों के बारे में आपने पढ़ा था और फिर इस प्राप्त ऊन से कैसे कपड़ा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखा था। आज हम देखेंगे रेशम के बारे में। रेशम भी एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीट के कोकून से मिलता है। रेशम के वस्त्र बहुत ही हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ और बड़े खूबसूरत होते हैं। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो विश्व का सबसे ज़्यादा रेशम उत्पन्न करने वाला देश चीन ही है। हालांकि भारत में भी व्यावसायिक स्तर पर काफ़ी रेशम का उत्पादन होता है। रेशम रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम का कीट एक शाकाहारी कीट होता है। हम लोग इसके जीवन चक्र को देखते हैं। इस कीट को शहतूत, अरंडी, ओक आदि पेड़ों पर पाला जाता है। यहाँ पर मादा जो रेशम कीट होती है वो नर की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है और सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। ये अंडे शहतूत की पत्तियों में इकट्ठा किए जाते हैं और कुछ दिनों में ही इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। इसके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। ये एक सफ़ेद रंग का लार्वा होता है। ये लार्वा बहुत तेजी से शहतूत की कोमल पत्तियों को खाता है और खाते हुए लगभग 4 से 6 हफ्तों में बढ़कर जीवन चक्र की अगली अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था को हम कहते हैं प्यूपा। रेशम कीट के लार्वा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन युक्त पदार्थ निकलता है जो इस लार्वा के चारों ओर इकट्ठा होने लगता है। ये लार्वा अपने चारों ओर इस पदार्थ को लपेटता है और हवा के संपर्क में आने पर यह पदार्थ सूख कर रेशम के रेशों के रूप में बदल जाता है। लार्वा की यह अवस्था प्यूपा कहलाती है। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्यूपा एक गोलाकार सफ़ेद संरचना में बंद हो जाते हैं और इस संरचना को, जो प्यूपा युक्त संरचना होती है जिसके चारों ओर एक सफ़ेद रंग का आवरण बन जाता है, रेशम के धागे वाला आवरण, प्रोटीन युक्त आवरण, इस आवरण से घिरी हुई पूरी संरचना को हम कहते हैं कोकून। दोस्तों, कोकून ही वो संरचना है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है कि कोकून से रेशम का कीट बनने के पहले पहले हम इसके अंदर जो प्यूपा पल रहा है उस प्यूपा को मार कर और रेशम के कोकून से रेशम प्राप्त कर लें। यहाँ पर देखिए, रेशम के कीट के जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो ये शहतूत की पत्तियां हैं। शहतूत की पत्तियों में वयस्क जो मादा रेशम कीट है उसने अंडे दिए। अंडे देने के बाद ये अंडे से लार्वा बना। लार्वे से कोकून या कोया बना और इस कोकून से फिर आगे चल के अगर हम इससे रेशम नहीं निकालते हैं तो आगे फिर वयस्क रेशम कीट बन जाएगा। रेशम कीट का पालन। रेशम कीट के पालन को वैज्ञानिक भाषा में सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत में सेरीकल्चर मुख्य रूप से कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में होता है। कर्नाटक के अलावा ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम आदि प्रदेशों में भी किया जाता है। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन का कार्य होता है। असम और झारखंड में तो कई किसान मुख्य रूप से रेशम कीट पालन का ही व्यवसाय करते हैं। कीट पालक रेशम के मादा कीट द्वारा दिए गए अंडों को शहतूत की पत्तियों के ऊपर रखते हैं। इसके बाद फिर इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़े होते हैं और अपने चारों ओर कोकून बना लेते हैं और प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं। जब ये अपने चारों ओर कोकून बना लेते हैं, उस अवस्था में हम इस कोकून से रेशम प्राप्त करने की क्रियाविधि शुरू करते हैं। इससे रेशम प्राप्त करने के लिए हम इन कोकून को, ये जो कोकून हमारे पास होते हैं प्यूपायुक्त, इन कोकून को खौलते हुए पानी में लगभग 950 डिग्री सेल्सियस से 970 डिग्री सेल्सियस के आसपास खौलते हुए पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल देते हैं। इससे होता ये है कि इस कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो मर जाता है
और इसका जो प्रोटीन है वो घुल जाता है, तो रेशों के रूप में कोकून से रेशम का धागा अलग कर लिया जाता है। रेशम के रूप में कोकून से रेशे निकालने की इस प्रक्रिया को हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। ये मशीनों से भी की जाती है अब तो ज़्यादातर। इसके बाद इस धागे को हम अलग अलग रंग से रंग कर और आकर्षक रेशम प्राप्त कर लेते हैं। रेशम के कीट के आधार पर अलग अलग कीट की प्रजातियां हैं जो अलग अलग पौधों पर पाली जाती हैं, जैसे ओक है, अरंडी है, शहतूत है। सबसे ज़्यादा शहतूत पर ही पाला जाता है। इसके बाद इन रेशम की अलग अलग प्रजातियों से अलग अलग क्वालिटी का रेशम मिलता है, जिनके नाम भी हैं, जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। दोस्तों, रेशम के कीट के एक कोकून से लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। लेकिन रेशम चूंकि बहुत हल्का होता है और 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए हमको लगभग 5,500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। रेशम कीट पालन में सभी कोकून्स को हम नहीं मारते, बल्कि कुछ को छोड़ देते हैं, जिससे कि उनमें से मादा कीट निकल सके, जिससे वो मादा कीट फिर से अंडे दे सके और हमें और आगे हमारा सेरिकल्चर वाला काम चल सके। अब देखिए, यहाँ पर रेशम की प्यूपा अवस्था में हम इनको मारते इसलिए हैं क्योंकि अगर हम नहीं मारेंगे तो रेशम का प्यूपा जैसे ही वयस्क कीट में बदलेगा कोकून के अंदर, तो वो कोकून को काट कर बाहर निकल आता है और इसके बाद फिर वो सारे धागे छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाते हैं और वो किसी काम के नहीं रहते। ठीक है। अब देखते हैं हम ऊन और रेशम की उपयोगिता दैनिक जीवन में। इसको आप खूब भली भांति जानते हैं। ऊन से हम गर्म वस्त्र बनाते हैं, जैसे स्वेटर है, जैकेट है, शॉल, कंबल, लोई, टोपी आदि चीज़ें। उसका कारण यह है कि ऊन के जो रेशे होते हैं, उन रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है और इस वजह से ये ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो जब ऊष्मा के कुचालक हो जाते हैं, इनको हम पहनते हैं, तो हमें सर्दी नहीं लगती। रेशम के बने वस्त्र हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं और बहुत टिकाऊ होते हैं। इसी वजह से ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। इनका प्रयोग हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं। बहुत आरामदायक होते हैं। वस्त्रों के अलावा रेशम से कुछ और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके आदि चीज़ें। रेशम बहुत ही मजबूत धागा होता है। तो यहाँ पर इस इकाई में हमने सीखा, भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के अलावा याक, ऊँट, बकरी आदि के बालों से भी ऊन मिलता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम ऊन का संसाधन, प्रोसेसिंग ऑफ वूल कहते हैं। रेशम के कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं और रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी, इसके अलावा पैराशूट और टाँके लगाने वाले धागे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं इस इकाई के प्रश्नों पर, जिन्हें आपको अपने से हल करना है। फिलहाल कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जैसे ऊन धारण करने वाले जंतु। इसमें उत्तर में ऑप्शन दिए हुए हैं ऊँट और याक, एल्पेका और लामा, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी। आप जानते हैं ये सारे जंतुओं के बालों से हमें ऊन मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद भेड़ तथा रेशम कीट क्या होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक? आप जानते हैं शाकाहारी होते हैं, क्योंकि भेड़ भी घास पत्तियां खाती है और रेशम का कीट जो है वो भी पौधों की पत्तियों को खाकर ही बड़ा होता है। तो ये शाकाहारी होते हैं। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है, जिसमें हम सफाई करते हैं उनकी। रेशम कैसा रेशा है? ये एक जंतु रेशा है, मानव निर्मित नहीं है, पादप नहीं है। चूंकि रेशम के कीट से मिलता है, इसलिए एक जंतु रेशा है। इसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक परत का कार्य करती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान को हम सेरीकल्चर कहते हैं। प्यूपा के चारों ओर जो रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना है, उसको हम कोकून कहते हैं। तो इसी तरह से सही गलत वाले हैं। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊल की शालें बनाई जाती हैं, ये सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये गलत है। चूँकि आपने पढ़ा था, इसको गर्मी में काटा जाता है, क्योंकि बाल जो होते हैं वो ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। जाड़े में इन जानवरों को सर्दी से बचाते हैं। इसी वजह से गर्मी में, चूँकि ज़्यादा ताप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही गर्मी पड़ रही होती, तो इसलिए इनके बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ना कि जाड़े के मौसम में। ठीक है। तो इसी तरह से और भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप हल करिएगा। और अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा उस प्रश्न को, हम आपको उसका उत्तर तत्काल बताएंगे।
और पूरा विस्तार से आपको समझाएंगे। फिलहाल और भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, स्तंभ का के वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान करना है। अभिमार्जन क्या है? अभिमार्जन काटे गए ऊन की सफाई को हम अभिमार्जन कहते हैं। कोकून क्या है? कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां रेशम के कीट का भोजन है। और रीलिंग क्या है? रेशम के रेशे का संसाधन, जो प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें हम कोकून से रेशम का धागा निकालते हैं, उसको हम रीलिंग कहते हैं। ठीक है। और भी ये प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें बताइए। ये हमने कल के वीडियो में आपको बताई थी। वर्णनात्मक प्रजनन भी हमने कल आपको बताया था। इन वीडियोस को आप देखिएगा, दोनों वीडियोज को ध्यान से, और देखने के बाद फिर आप इन प्रश्नों को हल करिएगा। जहाँ भी जो समस्याएं आएंगी उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। ठीक है। पढ़ाई जारी रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।